Hi everyone, how are you? I hope you all fine. इसके पहले वाली वीडियो में हम क्या कर रहे थे? सेल। तो आज हम सेल को कंटिन्यू करेंगे। सेल में हम वैक्यूल्स तक कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट आज हम क्या करेंगे? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम को हम हिंदी में तारक कहते हैं। ठीक। जो सेंट्रोसोम है इसकी खोज बोबरी ने किया था। और सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिका विभाजन। ये क्या करती है? कोशिका का विभाजन करती। कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है? कोशिका का टूट जाना। ठीक ना। इसमें क्या होता है कि जैसे एक कोशिका है वो डिवाइड होकर जब वो विभाजित होगी वो टूटेगी, उससे एक नई कोशिका का निर्माण होगा, एक नई कोशिका बनेगी। तो उसे हम क्या कहेंगे कि कोशिका का क्या हुआ? पुनर्निर्माण हुआ। वो कोशिका डेड नहीं हुई। जो जो पहली कोशिका थी जो टूट कर जो डिवाइड होकर एक न्यू सेल का फॉर्मेशन की है, वो क्या हुई? वो डेड नहीं हुई, बल्कि वो एक नए सेल का निर्माण की। तो पुनर्निर्माण का कार्य कौन करता है? सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? लीवर में। सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा लीवर में पाया जाता है, इसीलिए लीवर की कोशिकाएं बहुत तेज़ी से पुनर्निर्माण कर लेती हैं। और सेंट्रोसोम क्या होता है? जो ब्रेन होता है ना, यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाई जाती हैं। इसलिए क्या होता है कि कभी ब्रेन में चोट लगती है या कोई टूट फूट होता है ना, तो ये जल्दी ठीक नहीं होता। ठीक ना। अब याद रखिएगा, अगर यही सेल डिवीज़न बहुत तेज़ी से हो तो इसे ही कैंसर कहते हैं। जब किसी बॉडी के किसी पार्ट में सेल डिवीज़न बहुत फास्ट होता है ना, तो उसे हम कैंसर कहते हैं। कैंसर कोई बीमारी नहीं है। ये क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी। अब ये बताइए, सेल डिवीज़न न्यूरॉन में होता है? नहीं होता ना। सेल डिवीज़न न्यूरॉन में नहीं होता। अगर सेल डिवीज़न न्यूरॉन में होता तो ब्रेन में चोट लगने के बाद वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता, बहुत जल्दी ठीक हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब वो ब्रेन में सेल डिवीज़न नहीं होता है तो ब्रेन में कैंसर नहीं होना चाहिए। ब्रेन कैंसर होता ना तो ब्रेन में कैंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन में तो सेल डिवीज़न ही नहीं होता है। ब्रेन के कैंसर को हम ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? किसी को पता है क्यों होता है? तो जो हमारा ब्रेन होता है ना, इस ब्रेन में 90% न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं। ठीक ना। पूरे ब्रेन का 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होती। लेकिन इसी ब्रेन में 10% ग्लियल सेल पाया जाता है। ग्लियल सेल पाया जाता है और उस सेल में ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहता है। जो ग्लियल सेल होती है ना, इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। ये कितनी पाई जाती है? हमारे ब्रेन में 10%। और 90% क्या पाया जाता है? न्यूरॉन सेल पाया जाता है। तो जो ग्लियल सेल होती है ना, इसमें क्या होता है? इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। तो यही सेंट्रोसोम ब्रेन के 10% वाले भाग यानी ग्लियल सेल को कंट्रोल के बाहर विभाजन कर देगा। मतलब जो ये 10% वाला भाग होता है ना ब्रेन का, ये क्या करता है? जो उसको ग्लियल सेल को ना, जो ग्लियल सेल का विभाजन होता है ना, उसे कंट्रोल के बाहर कर देता है। तो क्या होता है? ब्रेन में भी कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होने लगता है। ठीक ना। तो ब्रेन कैंसर हो जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है? ब्रेन कैंसर यानी ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। ब्रेन कैसे बना है? 9% न्यूरॉन सेल एंड 10% ग्लियल सेल से मिल। ठीक ना। और जो न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन सेल में कैंसर नहीं होता, लेकिन ग्लियल सेल में कैंसर होता है। तो क्या होता है? पूरे ब्रेन को ये लेकर चला जाता है। आई होप आप लोगों को सेंट्रोसोम समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है 7, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? ER कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर एक कंकाल के जैसे काम करता है, जिससे कोशिका पचके ना, चिपके ना,
तो यह आंतरिक कंकाल या आंतरिक सहायता देने का कार्य करता है। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। ये फिगर आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दो प्रकार का होता है। ठीक, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेकंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होता है, ये डॉट 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 जैसे बहुत सारे डॉट होते हैं, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। और जो स्मूथ होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, उस पर किसी भी प्रकार के राइबोसोम या किसी भी प्रकार के डॉट जैसा कोई चीज़ नहीं होता। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है, एक हिस्सा खुरदुरा होता है और एक हिस्सा बिल्कुल प्लेन होता है। तो जो प्लेन होता है उसे हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जो खुरदुरा होता है उसे हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक ना। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, स्मूथ वाला, वो क्या बनाता है, वो हमारी सेल्स में क्या वसा का फॉर्मेशन करता है। वसा, वसा क्या होता है, चर्बी। चर्बी क्या होती है, ये बिल्कुल प्लेन होती है, स्मूथ होती है। ठीक, और जो खुरदुरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या बनाता है, वो प्रोटीन बनाता है। ये बात ये बात सही है, लेकिन आधा सही है। देखिए, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे डॉट या धब्बे पाए गए हैं, जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। ठीक ना, जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। अब यही राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। चूंकि यह राइबोसोम इस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। रफ साइड से प्रोटीन का निर्माण होता है, क्योंकि इस पे राइबोसोम पाया जाता है। समझ में आया आप सबको? तो चलिए अब आप लोगों को आगे राइबोसोम के बारे में बताते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम के खोजकर्ता पैलाडे थे। ठीक ना। राइबोसोम का क्या काम होता है? यह राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। और क्या कहाँ पाया जाता है? अभी आगे आप लोग पढ़े हैं। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उस पर पाया जाता है। इसी कारण इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। किसको? राइबोसोम को ना। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। देन राइबोसोम को हम दो भाग में बांटते हैं अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग हम राइबोसोम को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? यह एक तरह से आकार बताता है कि कौन सा राइबोसोम बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक 70S है और एक 80S है। तो जो अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, ये क्या बताता है कि मतलब कौन सा राइबोसोम हमारा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो आप बताइए कौन सा राइबोसोम बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है? 70S बड़ा है या 80S बड़ा है? तो क्या है, जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है इसके आधार पर हम आकार का निर्धारण देखकर या साइज के आधार पर नहीं करते। मतलब ये हम इसको हम देख के 70S या 80S में, ये 80S है तो ये बड़ा होगा, ये 70S है तो ये छोटा होगा, इसके आधार पे हम नहीं करते हैं। ठीक ना। इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं कि एक फ्लूइड लेते हैं, एक फ्लूइड में दोनों चीज़ों को डाल देते हैं, 70S और 80S दोनों को डाल देते हैं, और जो पहले नीचे गिर गया ना, जो पहले नीचे सेडिमेंट हो जाता है, बैठ जाता है तो हम क्या मान लेते हैं कि वो बड़ा है। ठीक ना।
से एक फ्लूइड ले लिए, कोई ग्लास है या फिर कोई बीकर है जिसमें हम क्या करते हैं, हम कोई फ्लूइड ले लेते हैं और हम उसमें क्या करते हैं, दोनों टाइप्स के जो राइबोसोम्स है उसको हम डालते हैं। ठीक, तो उस फ्लूइड में जो राइबोसोम 70 या 80 जो पहले सेडिमेंट हो जाएगा, जो उसकी तली में पहले बैठ जाएगा, वो क्या होगा, वो बड़ा होगा, उसे हम बड़ा मानते हैं। ठीक ना। तो सेडिमेंटेशन के अकॉर्डिंग वो राइबोसोम जो सबसे पहले ग्लास या बीकर की तली में बैठ जाएगा, वो क्या होगा, वो बड़ा राइबोसोम होगा। ठीक ना। तो अब ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर दो प्रकार का होता है, 70 और 80। तो यस यहाँ पे क्या करता है, जो 70 और 80 है, तो यस यहाँ पे हमें बताता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को दर्शाता है। ठीक ना। अब आप बताइए कि बड़ा कौन होगा, 80 वाला या 70 वाला। हाँ, तो जो 80 वाला होता है वो बड़ा होता है और जो 70 वाला होता है वो छोटा होता है। तो ये छोटा वाला जो होता है, जो 70 होता है, ये क्या है, ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और जो बड़ा वाला होता है 80 राइबोसोम्स है, वो क्या यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। तो एक्चुअली सेल साइकिल बहुत बड़ा है, इसे हम एक बार में नहीं समझा सकते, एक वीडियो में या एक टॉपिक में हम नहीं कवर कर सकते। तो इसको मैं आगे समझाऊंगी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक ना। अभी आप इतना जान लीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसे हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखते हैं। ठीक ना। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ना, उसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। ठीक। तो आई होप आप लोग को सेडिमेंटेशन क्या होता है ये भी समझ में आया होगा। और आज जो पढ़ाया गया है, सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये आपको समझ में आएगा। थैंक यू ऑल।